अगर आप लोग Infinix GT30 Pro लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो एंडिंग तक जरूर से देख लेना, अदरवाइज आपको बाद में रिग्रेट भी फील करना पड़ सकता है। एंड मैंने iQOO Neo 10R परचेज क्यों करा, क्या उसका मेन रीजन था, मैं डिटेल में आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इतना ऑनेस्ट कंपैरिजन कंटेंट हर जगह देखने के लिए नहीं मिलता। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, सीधा बढ़ते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं यार इन दोनों ही डिवाइसेस की स्पेसिफिकेशन को साइड बाय साइड लेकर के चलूंगा एंड उसके बीच में ही मैं आपको बताऊंगा कि मैंने iQOO Neo 10R को परचेज क्यों करा एंड क्या रीजंस थे। वो स्पेसिफिकेशन के ऊपर ही आपको देख करके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ अपने Infinix GT30 Pro की, तो Infinix GT30 Pro की अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो डिस्प्ले के मामले में 6.78 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले में कोई भी कमी नहीं है, चाहे आप लोग कंटेंट वॉच करो, चाहे आप लोग मल्टीटास्किंग करो, चाहे आप लोग गेमिंग करो, चाहे आप लोग विजिबिलिटी से रिलेटेड ले लो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। एज इट इज सेम हमको iQOO Neo 10R के अंदर सेम डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है 6.78 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ। तो दोनों ही जो डिवाइसेस है डिस्प्ले के मामले में काफी ज्यादा बढ़िया है। बट यहाँ पर अब बात आती है चिपसेट की। एक डिवाइस की जो परफॉर्मेंस होती है वो डिपेंड करती है उस डिवाइस के चिपसेट, उसके प्रोसेसर के ऊपर। अगर जो प्रोसेसर है वो अच्छा नहीं होगा तो डिवाइस की परफॉर्मेंस भी अच्छी निकल करके नहीं आने वाली। तो Infinix GT30 Pro के अंदर हमको जो चिपसेट देखने के लिए मिलता है वो मिलता है MediaTek Dimensity का 8350 वाला अल्टीमेट का चिपसेट, जो कि 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जिसकी कि अगर मैं एंतुतु स्कोर की बात करूँ तो 13 लाख प्लस इसका एंतुतु स्कोर निकल करके आ जाता है। एंड यहीं पर अगर मैं बात करूँ अपने iQOO Neo 10R के प्रोसेसर की, तो Qualcomm Snapdragon का 8s Gen 3 वाला चिपसेट हमको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जिसकी अगर मैं एंतुतु स्कोर की बात करूँ तो 14 लाख प्लस इसका एंतुतु स्कोर निकल करके आ जाता है। दोनों ही डिवाइसेस की जो प्रोसेसर है काफी ज्यादा पावरफुल है। दोनों ही डिवाइसेस में जो अपना PUBG BGMI है वो स्मूथ प्लस में 120 FPS पर रन हो जाता है। बट अब मेन क्वेश्चन निकल करके यहाँ पर ये आता है कि कौन सा जो चिपसेट है वो ज्यादा पावरफुल है, हमको कौन सा डिवाइस परचेज करना चाहिए, Infinix GT30 Pro ज्यादा बढ़िया है फिर iQOO Neo 10R ज्यादा बढ़िया है। यहीं पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं iQOO Neo 10R की तरफ क्यों गया। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाने वाला हूँ, बिल्कुल भी मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, जिससे कि आपको ये इजिली समझ में आ जाएगा। गाइस आपको पता होगा Infinix कुछ ही टाइम से गेमिंग के ऊपर फोकस करके डिवाइसेस को बना रहा है एंड ऑन दी अदर हैंड जो अपना iQOO है वो काफी ज्यादा टाइम से गेमिंग के ऊपर फोकस कर रहा है, काफी ज्यादा बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करा रहा है। उसके साथ ही साथ बेस्ट से बेस्ट प्रोसेसर का यूज करने की कोशिश करता है। मोस्टली तो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर का ही यूज होता है, जस्ट लाइक Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 जो कि अपने iQOO Neo 10R के अंदर यूज हुआ है। अब गाइस देखो, आपको पता ही होगा जो स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर होते हैं वो हैवी टास्किंग के लिए काफी ज्यादा बढ़िया होते हैं, काफी ज्यादा बेहतर रहते हैं कंपेरेटिवली अपने MediaTek के प्रोसेसर के मुकाबले। बिकॉज गाइस क्या होता है कि MediaTek के जो प्रोसेसर वाले डिवाइसेस होते हैं उन पर अगर आप लोग हैवी यूसेज करते हो लाइक लॉन्ग टाइम तक गेमिंग या फिर लॉन्ग टाइम तक वीडियो एडिटिंग, तो ये जो डिवाइसेस होते हैं ना काफी ज्यादा जल्दी हीट होने लगते हैं। इन डिवाइसेस के अंदर स्पेशल आपको हीटिंग इशू तो देखने के लिए मिलता ही मिलता है। मैं यहाँ पर Dimensity के प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ। जिस भी डिवाइस के अंदर आपको Dimensity का प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा उसके अंदर बेसिकली हीटिंग इशू तो यार स्पेशली होता है, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, बट होता जरूर है। एंड यही एक रीजन था जो कि मैंने Infinix GT30 Pro को परचेज नहीं करा। बाकी गाइस देखो, परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही डिवाइसेस काफी ज्यादा बढ़िया है, बट लॉन्ग टर्म में iQOO की ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा अच्छी है, स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर भी काफी ज्यादा बढ़िया होते हैं, तो दैट्स व्हाई मैं iQOO Neo 10R की तरफ गया। अब मैं बात करूँ अगर कैमरा सेक्शन की, तो Infinix GT30 Pro के अंदर हमको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने के लिए मिल जाता है एंड 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल कैमरा कोई ज्यादा खास नहीं है, नॉर्मल हमको कैमरा देखने के लिए मिल जाता है एक डिसेंट सा। एंड यहीं पर मैं अगर iQOO Neo 10R की बात करूँ कैमरा सेक्शन की, तो 50 मेगापिक्सल का हमको मेन कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, 32 मेगापिक्सल का हमको फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल गाइस इसमें भी आपको डिसेंट कैमरा मिलता है, बट कहीं ना कहीं अपना Infinix GT30 Pro से मेरे को ये भी बढ़िया लगा। अब आप लोग मेगापिक्सल के ऊपर मत जाओ, जो वीवो के जो कैमरा क्वालिटी होती है वो काफी ज्यादा बढ़िया होती है। उसी के साथ साथ जो 3.5mm का हेडफोन जैक सपोर्ट होता है वो दोनों ही डिवाइसेस के अंदर हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। ये काफी ज्यादा बेकार चीज मेरे को देखने के लिए लगती है। एंड अभी मैं बात करूं दोनों ही डिवाइसेस के बैटरी सेक्शन की, तो Infinix GT30 Pro के अंदर जो हमको बैटरी देखने के लिए मिल जाती है 5500 mAh की एक बिग बैटरी देखने के लिए मिलती है 45 वाट के फास्ट चार्जर के साथ। इसमें 30 वाट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, 10 वाट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का भी सपोर्ट है, 5 वाट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है एंड हमको बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। इसमें चार्जिंग से रिलेटेड काफी सारे फीचर्स हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके साथ साथ इनबिल्ट इसके अंदर ट्रिगर वगैरह भी देखने के लिए मिलते हैं, काफी सारी चीजें देखने के लिए मिलते हैं, काफी सारे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी वजह से जो GT30 Pro है बंदों को अभी के टाइम पर अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। बट अगर मैं यहीं पर बात करूं बैटरी सेक्शन के अपने iQOO Neo 10R के, तो यहाँ पर हमको बैटरी देखने के लिए मिल जाती है
6400 mAh की एक बिग बैटरी, 80 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ एंड 7.5 वॉट की रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी हमको देखने के लिए मिल जाता है। बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट इसके अंदर भी देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन तो थी ये इस डिवाइस की। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने iQOO Neo 10R को परचेज क्यों करा, क्या उसका मेजर रीजन था एंड आपको कौन सा डिवाइस परचेज करना चाहिए। गाइस देखो यहाँ पर जो मेजर रीजन थे वो 3 मेजर रीजन थे। सबसे पहली चीज है iQOO ब्रांड। गाइस आपको पता होगा iQOO काफी ज्यादा टाइम से गेमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करते हुए गेमिंग डिवाइसेस को लॉन्च करा है, जो इसकी ऑप्टिमाइजेशन है वो काफी ज्यादा बढ़िया लेवल पर है। दूसरा, इसके अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज हुआ है। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर कहीं ना कहीं स्लाइटली बेटर ही रहता है अपने मीडियाटेक के प्रोसेसर के मुकाबले। इसके अंदर हीटिंग इशू भी कम होता है एंड मल्टीटास्किंग एंड हैवी टास्क में जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होता है वो आगे निकल जाता है। एंड तीसरा जो मेन रीजन था वो था इसका बैटरी, यानी कि 6400 mAh की हमको एक बिग बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि मेरे को काफी ज्यादा जरूरत थी उसकी, क्योंकि मैं काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम तक यार फोन को यूज करता हूँ। तो दैट्स व्हाई मैं यार इस डिवाइस की तरफ गया। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि आपको इन दोनों डिवाइसेस में से कौन सा डिवाइस परचेज करना चाहिए, तो अब इसका आंसर आप खुद ही निकाल सकते हो। अब मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। गाइस देखो, दोनों डिवाइसेस में ना कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक मेनली जो फर्क हमको देखने के लिए मिलता है वो है प्रोसेसर का। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है एक में 8s Gen 3 वाला एंड एक में है मीडियाटेक डायमेंसिटी का 8350 का अल्टीमेट वाला चिपसेट। गाइस देखो, दोनों ही प्रोसेसर जो है वो 90 FPS तक की गेमिंग को स्टेबली करा सकते हैं अपने BGMI के अंदर। 120 FPS दोनों ही डिवाइसेस के अंदर देखने के लिए मिलता है, मैं मानता हूं, बट वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। दोनों ही डिवाइसेस में काफी ज्यादा FPS फ्लक्चुएशन हमको देखने के लिए मिलती है 120 FPS के ऊपर, बट जो 90 FPS है काफी ज्यादा स्मूथली रन करते हैं दोनों ही डिवाइसेस पे। बट स्टिल मैं अगर बात करूं लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा बेहतर है, तो iQOO Neo 10R ज्यादा बेस्ट रहने वाला है बिकॉज ऑफ इसकी ऑप्टिमाइजेशन। iQOO जो है काफी ज्यादा टाइम से गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर के काम कर रहा है। दूसरा, इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर जो कि हैवी टास्किंग के लिए बढ़िया रहता है, तो ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज है जो कि आपको इस डिवाइस के अंदर जो अपना Infinix GT30 Pro इसके अंदर थोड़े से ज्यादा फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं अपने Neo 10R के मुकाबले। लाइक जो अपना चार्जिंग से रिलेटेड हो गया, ट्रिगर्स वगैरह हो गए। एंड अगर आप लोग इसका गेमिंग फैन परचेज कर लेते हो तो उसके तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, उसकी अलग बात छोड़ो, बट फिर भी थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको एक्स्ट्रा फीचर्स की तरफ जाना है, जो कि यार मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो जो वायरलेस चार्जिंग है, रिवर्स वायर चार्जिंग है, ये सब आप लोग वैसे भी यूज नहीं करने वाले, मैं जानता हूँ बहुत कम ही बंदे इस सब का यूज करेंगे। तो गाइस मेरे ख्याल से तो iQOO Neo 10R बेस्ट रहने वाला है फॉर लॉन्ग टर्म में, गेमिंग के लिए भी, हैवी टास्किंग के लिए भी, मल्टीटास्किंग के लिए भी, यूट्यूब के लिए भी, हर चीज के लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। पर्सनली ये मेरा सजेशन है। बाकी गाइस आप लोग देखो, फाइनल डिसीजन आपको लेना है, बिकॉज गाइस आप लोग पैसा खर्च कर रहे हो तो अच्छे से रिसर्च करो। आप लोग देखो आपके कंफर्ट के हिसाब से आपको कौन सा डिवाइस ज्यादा बेहतर देखने के लिए मिला है, तो आप उस डिवाइस की तरफ जा सकते हो। तो गाइस देखो, जितनी भी चीजें थी मैंने सारी की सारी इस वीडियो के अंदर क्लियर करने की कोशिश करी है। गाइस अभी भी आप लोगों को कोई भी डाउट रह रहा हो तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM कर देना, मैं जरूर से आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो यही था मेरा वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइस जरूर से सब्सक्राइब करना। गाइस मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ वापस। गाइस तब तक के लिए बाय।